Hello everyone, welcome to Learning Sessions. I'm Himanshi and today we are going to start very important chapter that is on documentary credit and specifically documentary credit में भी हम ICC के जो publication है UCP 600 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ICC publication है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो जल्दी से अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मिस ना करें। और इसी तरह अगर आप ये पूरा कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस का डिटेल में करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लर्निंग सेशन IIBF एग्जाम ऐप। आपको इस कोर्स के अंदर फुल कंसेप्चुअल वीडियो मिल जाएंगी, PDF नोट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वीडियो क्वेश्चन करवाए जाएंगे रिवीजन के लिए, देन अपनी टेस्टिंग के लिए आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। सो काफ़ी बढ़िया आपको पैकेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कोर्स में एनरोल कर लीजिए जल्दी से ताकि हम आपको अच्छे से पढ़ा पाएँ। एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स हैं कोर्स के अंदर, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता लगता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक हमारा, दैट इज ऑन सेक्शन 3.3 यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। क्या कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, क्या कॉमन कस्टम है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के ICC ने इशू किए हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो किसमें बताया गया, ये UCP 600 ICC का ब्रोशर है जो इन्होंने इशू किया पब्लिकेशन, एंड इट इज अ ग्लोबल रूल बुक, मतलब ग्लोबली इस चीज को फॉलो किया जाता है फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। एंड 1 जुलाई 2007 में ये आया था। इससे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क मिल रहा है बैंकों को ताकि वो जो क्रेडिट का प्रोसेस है उसको स्मूथली, प्रेडिक्टेबली एंड विदाउट हैंडल। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में हम जब बात कर रहे हैं तो एक बारी LC को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ताकि हम आपको अच्छे से बता पाए कि किस तरह से बैंक्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो सबसे पहले तो आप समझोगे कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता क्या है, फिर उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपको पता होगा, फिर उसके बाद आपको पता लगेगा कि बैंक के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एंड बैंक के लिए रूल क्या इंपॉर्टेंट है, बैंक को किस रूल को फॉलो करना है। तो इसके अंदर बैंक के रूल बताए जा रहे हैं, तो उससे उसको समझने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपना प्रोसेस। गॉट इट। सो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स, राइट। ये जो डॉक्यूमेंट एक तरह से ओनरशिप का प्रूफ है एंड ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं ये डॉक्यूमेंट। इसी के बेसिस पे बायर गुड्स कस्टम से क्लियर करवा सकता है, इसी के बेसिस से सेलर अपना गुड्स के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है। तो इन डॉक्यूमेंट के मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर बैंक एक क्रेडिट दे सकता है, किसको, बायर को दे सकता है कि मैं आपके बिहाफ पे सेलर को पेमेंट कर दूंगा। ओके, तो ये पूरी ट्रांजैक्शन वर्क कैसे करती है। जो बायर का बैंक होता है, बायर का बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके एक प्रॉमिस कर रहा है। प्रॉमिस किसको करता है, वो प्रॉमिस करता है वो सेलर। सो यहाँ पर बायर का बैंक प्रॉमिस करता है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर सेलर को, क्या प्रॉमिस कर रहा है वो, दैट आप बायर को गुड्स भेजो, आपको पेमेंट मैं कर दूं। ठीक है, इससे सेलर को क्या मिल जाती है, अश्योरेंस मिल जाती है कि मेरे गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट हो जाएगी। एंड बायर को क्या मिल जाता है, बायर को एक तरह से क्रेडिट की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बायर के बिहाफ पे एक तरह से बैंक गारंटी ले रहा है। तो बैंक के लिए, बायर के लिए क्या है, ये क्रेडिट की अरेंज। ठीक है, तो ये है हमारा डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का प्रोसेस। बैंक सेलर को क्या बोलेगा, आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शिपिंग के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, वो प्रॉपर LC में टर्म मेंशन करेगा कि ये डॉक्यूमेंट आप मुझे प्रेजेंट करो। डॉक्यूमेंट आप जैसे ही प्रेजेंट करोगे, अगर वो LC के साथ मैच होते हैं, टर्म सारी मैच होती हैं, तो मैं आपकी पेमेंट क्या कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा। देन बायर का बैंक क्या करेगा, बायर को दिखाएगा ये डॉक्यूमेंट एंड उससे पेमेंट खुद वो कलेक्ट कर। ओके, तो इस तरह से ये सारी अरेंजमेंट वर्क करती है। अब इसमें मेन चीज क्या है, जो हमारी LC ड्राफ्ट होने वाली है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट ड्राफ्ट होने वाला है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स मेंशन हुई हैं उसी के बेसिस पे तो बैंक मैच करेगा कि सेलर के डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, राइट। अब सेलर को भी समझ आना चाहिए कि LC की टर्म्स क्या है एंड बायर को भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें LC के ऊपर मेंशन है, राइट। तो इसके लिए हमें जरूरत क्या पड़े कि LC को ड्राफ्ट करने के लिए कुछ हमारे पास कॉमन रूल्स होने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बायर का रिस्क कहीं से ज्यादा बढ़ जाए, सेलर का रिस्क ज्यादा बढ़ जाए, या क्या हो जाए, बैंक ही कहीं रिस्क में तो नहीं आ रहा। इस वजह से हमने क्या बनाया, UCP 600 बनाया। तो ये होगी हमारी एक पूरी बैक स्टोरी। अब उस बैक स्टोरी के बेसिस पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब एक बैंकर LC इशू करेगा, उसने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो आपको अपना रोल समझ आ गया बैंकर्स। तो नाउ दैट यू नो योर रोल, आप इसको अच्छे से, ओके।
तो यूसीपी 600 के अंदर क्या चीज बताई उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि एलसी मस्ट एक्सप्रेसली से दैट इट इज सब्जेक्ट टू यूसीपी 600। जब तक आप बोलोगे नहीं कि हम इसके हिसाब से टर्म्स लिख रहे हैं तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगी, तो सबसे पहले इसको एप्लीकेबल करो। यही चीज हमने देखी यूनिफॉर्म रूल फॉर कलेक्शन में भी, एंड यही चीज हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कि आपको मेंशन करना है कि यूसीपी 600। फिर इसके बाद इशूइंग बैंक, जो बायर का बैंक है, उसको क्या करनी होगी? अपनी पेमेंट ऑनर करनी ही होगी अगर डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। बैंक वो कमिट। इंटरप्रिटेशन, किस तरह से इंटरप्रिटेशन हम दे रहे हैं कि सारी एलसी क्या है? इरिवोकेबल है, बैंक अपनी लाइबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता। डेट टॉलरेंसेस एक्सप्लेन करिए कि कब से कब तक जो बैंक की लाइबिलिटी है, बैंक की ऑब्लिगेशन है, कितने पीरियड तक अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे तब तक एप्लीकेबल है, तो वो सारी चीजें। फिर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस क्या है? एलसी के अंदर ये चीज मेंशन करनी जरूरी है कि बायर और सेलर का गुड्स आपस में भेजने का कॉन्ट्रैक्ट एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है। बैंक को गुड्स से कुछ मतलब नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक क्रेडिट है जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे दिया जा रहा है, तो ये सिर्फ उतना ही कॉन्ट्रैक्ट है। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट क्लोज अप्लाइज ओनली इफ स्टेटेड इन द एलसी। अगर आपने बोले कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करेगा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज एलसी एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। ओके। एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है कि कितनी तारीख तक मेंशन है एंड कौन सी प्लेस पे आप एलसी कर सकते हो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये डिटेल्स मेंशन नहीं होगी तो उससे क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, बहुत ज्यादा फ्रॉड का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स मेंशन करनी क्या है? जरूरी है। देन इशूइंग बैंक कौन है? कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक आपको याद होगा क्या बोला था कि अगर इशूइंग बैंक की क्रेडिबिलिटी पे भी डाउट है तो एक दूसरा बैंक आता है जो कि उसको गारंटी कर रहा है, ठीक है? तो उसकी भी बताना है। बैंक आर इररिवोकेबली बाउंड वंस इशू और एंड कंफर्मेशन। एक बार आपने कमिटमेंट अगर कर दी तो फिर वो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। नेक्स्ट क्लोज है अमेंडमेंट। आपको एक चीज हमने एलसी जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस करी थी कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में छोटी सी भी चेंज आती है कि आपका डिलीवरी की डेट है क्यों नहीं चेंज हो रही, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रही, ये सारी चीजें आपको एडवाइजिंग बैंक को बतानी होंगी। एंड फिर एडवाइजिंग बैंक और जितने भी बैंक इन्वॉल्व हैं वो सभी जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं कर देते तब तक क्या होगा? अमेंडमेंट एक्सेप्ट। डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन करने के लिए बैंक कितना टाइम लेगा? तो बैंक को 5 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट एग्जामिन करके अपनी जो भी उसने कमिटमेंट है उसको ऑनर करना होगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है या कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो सारी डिस्क्रिपेंसी एक सिंगल मैसेज में और एटलीस्ट वन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नीड। मतलब अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो उसको एक सिंगल मैसेज में ही लिस्ट करना होगा एंड वहां पे आपको एटलीस्ट एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा के दें उसको क्लियर करने के लिए। कमर्शियल इनवॉइस मस्ट बी इशूड बाय बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी यहाँ पे कौन है? हमारा सेलर है, राइट? टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट पे बायर इन एलसी करेंसी। मतलब जिस करेंसी में एलसी है उसी करेंसी में इनवॉइस इशू करना है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये छोटी छोटी चीजें मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ बट आपने याद रखनी है कि कमर्शियल इनवॉइस की आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एलसी के अंदर कमर्शियल इनवॉइस की करेंसी कौन सी होनी चाहिए एज पर यूसीपी 600। तो आपने वहां पे क्या आंसर देना है कि जो भी करेंसी एलसी में मेंशन है वही होनी चाहिए। देन अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है वो कैसे भेज सकता है? तो उसका आंसर क्या है कि एक सिंगल मैसेज में आपको भेजनी है। कितने दिन में डॉक्यूमेंट भेज सकता है बैंक? 5 दिन में। तो देखो कितने से इससे ही कितने सारे क्वेश्चन हमारे निकल रहे हैं। तो इसको बहुत ही डिटेल में लर्न करने वाली चीजें हैं ये, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, अपने माइंड में रिवाइज करो, ये चीजों को नोट करो, छोटी छोटी चीजों को जो इंपॉर्टेंट। सो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? इसके बाद ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है उसमें कैरियर के साइन होने चाहिए। नो ऑन डेक अनलेस एलसी अलाउ। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑन डेक वाला कोई मैसेज आपका चल रहा है आपको असाइनमेंट ही चाहिए। अगर ये चीज करनी है तो एलसी में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि हाँ अगर गुड्स उसने कंफर्म कर दिया कि गुड्स आर ऑन डेक तो हम मान ले कि गुड्स ट्रांजिट में है, राइट? देन वी हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की क्या कंडीशन होती है कि जितनी भी वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है आपका उसका 110% सीआईएफ या सीआईपी वैल्यू, ठीक है? उसका 110% या उससे ज्यादा की पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सीक्यू पर्पस कि हमारी पॉलिसी की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 110% होनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है इस तरह से है 10,000 यूनिट भेजे सेलर ने एट 10 ईच, तो सबसे पहले 1 लाख के तो गुड, फिर उसके बाद उसमें क्या ऐड होगा? फ्रेट ऐड होगा। मान लो 10,000 रुपए का फ्रेट लग गया प्लस कुछ और चार्जेस लग गए, कस्टम ड्यूटी लग गई 5 की, ठीक है? ये सब कुछ तो आ गया।
इसके बाद प्लस इसमें आपने क्या करना है, प्लस करेंगे इंश्योरेंस, इन गुड्स की जो भी इंश्योरेंस की वैल्यू है, मान लो ये गुड्स इंश्योर्ड हुए हुए हैं 10,000 के, इन सब का टोटल करके इसका 110% जो आएगी उतनी वैल्यू की इंश्योरेंस आपके पास अवेलेबल। यस गॉट इट। टॉलरेंस क्या है कि अगर अमाउंट या वॉल्यूम, क्योंकि जब हम एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और गुड्स हमारे तक पहुंच रहे हैं, उसमें हो सकता है कि रास्ते में कुछ नुकसान हो जाए, या हो सकता है कि कुछ उतना कॉन्ट्रैक्ट वो फुलफिल नहीं कर पाया, तो सिर्फ 10% तक का वेरिएशन अलाउड है अमाउंट के अंदर, और 5% तक का वेरिएशन अलाउड है वॉल्यूम के अंदर। इससे ज्यादा का अगर वेरिएशन होता है तो बैंक उस चीज को ऑनर नहीं करेगा। तो अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू। आपको एक केस स्टडी बना के दे सकते हैं कि इतनी अमाउंट एलसी पे मेंशन थी, जब एक्चुअल इनवॉइस आया तो अमाउंट जैसे मान लो एलसी पे लिखा हुआ था 1 लाख, और जब इनवॉइस आया एक्चुअल सेलर पैसे मांगने आया तो उसने 1-1.5 लाख का इनवॉइस दिखाया। तो क्या ये इनवॉइस ऑन बैंक उस चीज को डिक्लाइन कर सकता है ऑनर करने से? यस, बैंक कैन डिक्लाइन। व्हाई? बिकॉज ओनली 10% ऑफ वेरिएशन इज अलाउड इन अमाउंट। मतलब अगर 1,10,000 तक का इनवॉइस होता या 90,000 का इनवॉइस होता, बैंक उस चीज को ऑनर कर देता, बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं अलाउड, सेम क्वांटिटी में भी आपको देख। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, याद रखनी है ये चीज आपने, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद पार्शियल एंड मल्टीपल शिपमेंट। शिपमेंट किस तरह से आ रही है, एक ही शिपमेंट में अलाउड है या मल्टीपल चीजें अलाउड है, ये भी आपको प्रॉपरली मेंशन करना। ट्रांसफरेबल क्रेडिट, एलसी ट्रांसफर करनी एक बेनिफिशियर से दूसरी कब अलाउड है, अगर एलसी के ऊपर ट्रांसफरेबल लिखा हुआ है। एंड एक चीज आपको याद होगी एलसी वाले चैप्टर से, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर हो सकती है एलसी, आप उससे बार बार ट्रांसफर नहीं कर सकते। असाइनमेंट, बेनिफिशियरी में असाइन प्रोसीड्स फ्रीली, वो प्रोसीड्स जो है वो किसी को भी असाइन कर उस, ठीक है। तो ये सारे हो गए टॉपिक ऑफ यूसीपी 600, एंड इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ाए वो आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस, बिकॉज उसके बेसिस पे एमसीक्यू बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि इंडिपेंडेंस एंड एप्लीकेबिलिटी की यूसीपी 600 आपने मेंशन करना है इफ यू डोंट। और दूसरा एलसी कॉन्ट्रैक्ट अलग है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट अलग है। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों सेम हो देन यू हैव टू मेंशन इट इन द एलसी। इररिवोकेबल ही होता है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर एक बार इशूइंग और कंफर्मिंग बैंक ने अपना नाम डाल दिया तो उनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। इसके बाद यूसीपी 600 क्या बताता है कि डेट की टॉलरेंस कितनी अलाउड है, मतलब डेट में कितनी वेरिएशन अलाउड है। सो ऑन और अबाउट 20 जून 2025 मींस अगर कंडीशन लिखी हुई है कि 20 जून को गुड्स चाहिए, तो 15 जून से लेकर 25 जून तक कितने बीच में दिन आ जाए तो उसमें अलाउड है, मतलब +-5 डेज की वेरिएशन अलाउड है। ठीक है, डेट में ही याद रखना है। अमाउंट में कितनी वेरिएशन अलाउड है, 10%। क्वांटिटी में, वॉल्यूम में कितनी अलाउड है, 5%, प्लस भी माइनस भी। डेज, डिलीवरी की डेट में कितना, 5 दिन का अलाउड है। नाउ अगर ये लिखा है ऑन और अबाउट 20, अगर उन्होंने लिख दिया फ्रॉम 1 to 10 जुलाई, अगर कंडीशन मेंशन है फ्रॉम 1 to 10 जुलाई, तो मतलब 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में गुड्स आ जाएं तो एलसी ऑनरेबल है, बट अगर उससे आगे पीछे हो गया तो ऑनरेबल नहीं है। ठीक है, वर्डिंग पे ध्यान देना। अगर लिखा है ऑन और अबाउट 20 जून तो वहां पे 5 दिन का हम टॉलरेंस ले लेंगे। अगर लिखा है फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट तो वहां पे आपको दोनों डेट्स को इंक्लूड करना है। और अगर लिखा है बिफोर 15 अगस्त, मतलब 15 अगस्त से पहले, तो 15 अगस्त को भी अगर आते हैं तो ऑनर नहीं किया जाएगा उसको। गॉट इट। सो इस तरह से डेट की टॉलरेंस मेंशन करनी है। डॉक्यूमेंट चेक कैसे होंगे, बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और पेपर को ही एग्जामिन करेगा, गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स की क्वालिटी, इस चीज से बैंक को कोई मतलब नहीं है। एंड बैंक कितने दिन में डॉक्यूमेंट मेंशन करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5 डेज के अंदर बता के उसको मेंशन करना होगा अगर डॉक्यूमेंट ओके है। और अगर डिस्क्रिपेंसी है तो ओनली इन 1 मैसेज यू कैन इन्फॉर्म योर कस्टमर कि हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ इशू है। ओके फिर आता है इनवॉइस। इनवॉइस की कंडीशन क्या आ जाती है, एलसी की करेंसी, इनवॉइस की करेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इनवॉइस बेनिफिशियरी से ही होना चाहिए, जो एलसी पे बेनिफिशियरी है वही इनवॉइस पे होना चाहिए। सेलर बायर भी एप्लीकेंट ही होना चाहिए, एंड करेंसी मैच होनी चाहिए। प्लस
जो भी गुड्स की डिस्क्रिप्शन है वो एलसी के साथ मैच है। तो ये चीजें जो याद रख मैच करनी है, प्लीज आप उसको याद रखें। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या होने वाले हैं आपके? बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, सीएमआर, ये साइन होने चाहिए कैरियर के इसके ऊपर। नो ऑन डेक स्टोरेज अनलेस एलसी से, मतलब उसके वर्ड पे नहीं जाना, साइन डॉक्यूमेंट मिलेंगे तभी हम मानेंगे कि ट्रांजिट में है। देन वी हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपको समझा दिया कि 110% या उससे ज्यादा के इंश्योरेंस चाहिए। किस वैल्यू का 110%? या तो CIF या CIP वैल्यू इन सेम करेंसी, एलसी की करेंसी में ही। और बैंक को इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेप्ट कर लेनी है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन, लेकिन कवर नोट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर। तो ये नहीं है। टॉलरेंस क्वांटिटी में कितना चलेगा? 5%, अमाउंट में चलेगा 10%। एग्जाम्पल दे दी, अगर एलसी पे लिखा है 100 मेट्रिक टन प्लस माइनस 5%, तो 95 मेट्रिक टन भी चलेगा, 105 भी चलेगा। एंड शिपमेंट एंड ट्रांसफर, अगर मल्टीपल बिल ऑफ लेडिंग है तो सेम शिपिंग कंपनी से अलाउड है इफ नो पार्शियल शिप है। ट्रांसफरेबल एलसी अगर सिर्फ मेंशन है एंड ओनली एक बार ट्रांसफर कर सकते हो। असाइन किसे कर सकते हो प्रोसीड? थर्ड पार्टी को असाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर सेलर जो है उसने एलसी की पेमेंट करवानी है किसी को, अपने किसी क्रेडिटर को, तो वो इसको प्रोसीड क्या कर सकता है? असाइन करता है, दैट इज अलाउड। सो ये हो गई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की, और बैंक ने क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। इंपॉर्टेंट चीजें थी कि बैंक को कितने दिन में डॉक्यूमेंट बना के देने हैं, कितनी टॉलरेंस अलाउड है, कौन साइन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ट्रांसफर कितनी बारी हो सकता है, छोटे छोटे बहुत से पॉइंट है जिसमें से बन सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये समरी आप देख सकते हो। इसके बाद कुछ केस स्टडीज आगे आपको दी हुई है। जैसे फर्स्ट केस स्टडी क्या है? BBY इंडिया KPL लिमिटेड को शिप कर रहे हैं 100 मेट्रिक टन ऑफ पिस्ताशियोज, एंड टर्म्स क्या है? CIF 90 डेज यूजेंस लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जब ड्राफ्ट होगा एलसी, तो एलसी में क्या मेंशन होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट और पेमेंट बेनिफिशियरी टू इशूइंग बैंक होगी, किस तरह से ये आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना है। एडवाइजिंग बैंक ऑथेंटिकेट अगर नहीं कर, ये कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक ने अगर ऑथेंटिकेट नहीं किया और KKR बैंक ने सीधा फॉरवर्ड कर दी एलसी बिना ऑथेंटिकेट किए, तो वो चीज अलाउड नहीं है। देन अमेंडमेंट विया रॉन्ग बैंक, जो अमेंडमेंट है वो किसी और बैंक ने कर दी जबकि इशूइंग बैंक कोई और था, तो उस केस में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। सारी अमेंडमेंट जो है ओरिजिनल एडवाइजर के होंगी। एंड इनवॉइस की अमाउंट अगर बढ़ जाती है एलसी से, तो वो कितनी अलाउड है? अगर अप्रोक्सीमेट अमाउंट अलाउड है तो 10% वेरिएशन एक्सेप्ट, वरना अमाउंट जो है वो चाहिए उसकी लिमिट में। एंड अगर लेट प्रेजेंटेशन हो रही है तो उस केस में डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपरली उसी डेट तक पहुंचाने बनता है। गुड्स जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनर करने से मना कर सकता है बैंक। इस तरह बाकी सारे केस स्टडीज हैं जिसमें मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या चीजें गलत हैं एंड आप किस तरह से उनको फिक्स कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया चैप्टर ऑन एलसी, जिसमें हमने UCP 600 को अच्छे से कवर किया। एंड अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, देन आई विल सी यू इन अदर लेक्चर। फॉर योर टाइम।